साफ तौर पर महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया गया और शुभेंदु अधिकारी को सीएम पद के लिए नाम चुन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, ममता बनर्जी का रुख जिस तरीके से देखने को मिला, कितनी आक्रामक वो नजर आई, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। राज्यपाल को इस पे एक्शन लेना पड़ा। अब विपक्ष का रुख आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अंकिता जी, हम लोगों को थोड़ी सी ना देश की राजनीति को समझना पड़ेगा। अभी भी जो कयास लगाया जा रहा है कि जो फॉर्मूला हमने राजस्थान में देखा है, जो फॉर्मूला हमने महाराष्ट्र में देखा है, वही फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी लागू कर सकती है, यानी कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अभी 2 राज्यों की आप बात कर रहे हैं। ये तो हमको लग रहा है कि बीजेपी के सारे लगभग राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, हर राज्यों में यही फॉर्मूला है। देखिए साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अखिलेश यादव सामने आ रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष तो कहता आ रहा है कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकतंत्र का उल्लंघन किया जा रहा है। नहीं, यूपी में कहाँ ईडी और सीबीआई का तो यूपी में तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। यूपी में तो सिर्फ आदित्यनाथ खुद ही इस्तेमाल कर ले रहा है। एसआईआर का मुद्दा पश्चिम बंगाल में कितना जोरों शोरों से उठा, बिहार में भी उठते नजर आया था। राहुल गांधी ने रैली भी की थी इसको लेकर। और अब जो एसआईआर का असर दिखने को मिल रहा है, अब विपक्ष लगातार आक्रामक मूड में नजर आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया को? क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा कि जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है वो संवैधानिक तरीके से चल रही है। यूपी में हम लोगों का एसआईआर हुआ, किसके अंदर कहां पे गलती पाई गई। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए आस्था त्रिपाठी न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी है। आस्था, देखिए आज बंगाल के लिए काफी भव्य दिन है, किस तरीके से तैयारियों को किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बीजेपी के लिए ये बंगाल का शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास बताया जा रहा है। अगर हम तैयारियों की बात करें तो काफी जोरों शोरों तैयारियां की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी रवाना हो चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि 4000 जवान इसमें तैनात किए जाएंगे। संभावना है कि 1 लाख से ज्यादा लोग संभावना है कि इसमें शामिल होंगे। और अभी आपको ये बता दें कि इसमें बेहद खास बात यह है कि इसमें झालमुड़ी के वो स्टॉल भी लगाए गए हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि इसमें कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। देखिए आस्था, ये आज जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है काफी भव्य है। आपने बताया कि झालमुड़ी के स्टॉल्स लगाए गए हैं, रसगुल्ले के स्टॉल्स लगाए गए हैं। कौन कौन शामिल होने वाला है आस्था इस पूरे कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इसमें 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने की संभावना जताई जा रही। नितिन नवीन इसमें शामिल होंगे, नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे, साथ ही नितिन नवीन शामिल होंगे। कई मुख्यमंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। आस्था, देखिए बंगाल के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। साफ तौर पे आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ रुद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आज बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर आप पश्चिम बंगाल को देखें तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं पूरा? देखिए बहुत बड़ी बात है जो आपने बताया कि बहुत बड़ा दिन है। कारण क्या है कि लंबे समय से बीजेपी वहां जद्दोजहद कर रही थी अपने सीएम बनाने के लिए, और आज वो दिन पूरा होने जा रहा है। साथ ही आपने देखा होगा कि पूरा पूर्ववर्ती जो इलाका है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की पूरी बेल्ट आप ले लीजिए, या बंगाल के साथ उड़ीसा, जैसे उड़ीसा 2024 में बीजेपी ने पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाया, तो उस पूरे अगर उस बेल्ट की हम बात करें तो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही है कि जो लंबे समय से इस समय चर्चा हो रही थी कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है घुसपैठ है, वहीं से होता था। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी केंद्र पे आरोप लगाती थी, केंद्र का आरोप राज्य पे लगता था। अब ये समस्या एक तरह से खत्म होगी। और जो शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया है, एक मजबूत नेता है, जमीनी नेता है, कद्दावर नेता है, लोगों के बीच उनकी एक अच्छी पकड़ है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने 2 बार ममता बनर्जी को चुनाव में हराया है, पिछले चुनाव में भी हराया था और इस बार भी चुनाव में हराया था। तो एक बड़े मेजॉरिटी के साथ बंगाल चुनाव उन्होंने जीता है। साथ ही एक ऐसे व्यक्ति को, एक कद्दावर नेता, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि बीजेपी की एक परिपाटी रही है कि सरप्राइजिंग मुख्यमंत्री आ जाते हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जी। तो वो चीज थोड़ी सी बदली है, क्योंकि ये कंटिन्यू था, इन्हीं का नाम चल रहा था, या इस बार से नहीं, पिछले बार से शुभेंदु अधिकारी इनके फ्रंट फेस थे। और अब बीजेपी थोड़ा सा, अगर हम आपको 2 राज्यों का पैटर्न बताएं कि जैसे अगर आप बिहार का भी देख लीजिए, तो सम्राट चौधरी को बनाया गया है कि थोड़ा सा आक्रामक शैली जो बीजेपी की पहले होती थी उस पर बीजेपी लौट रही है। शुभेंदु अधिकारी हो गए, इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ हो गए, या असम में हेमंत बिश्व शर्मा हो गए। तो ये जो पूरा पूरब का बेल्ट है वो एक आक्रामक राजनीति उस वहां देना चाह रहे हैं कि जो जमीनी नेता हो, क्योंकि यहाँ की राजनीति बड़ी मजी हुई राजनीति होती है, वहां किसी को आप थोप नहीं सकते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आने वाला है कि जो बातें हो, एक तो देखिए बहुत इकोनॉमिकल कैपिटल है, बहुत जो अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में बात करें तो वेस्ट बंगाल बहुत पहले से ही बहुत अग्रणी रहा। लेकिन पिछले 30-40 सालों में जो बार बार कहा गया है कि वहां की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसको इस तरह से किया गया कि बड़े बड़े उद्योगपति वहां से बाहर शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि अब हल होते दिखाई देगी। और बंगाल जो हमेशा से, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से केंद्र की मुख्य धारा से कटा हुआ था, चाहे वो वामपंथ की सरकार रही हो, केंद्र में केंद्र की रही हो, या बीजेपी की जब सरकार थी तो ममता बनर्जी की, तो वो जो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, मुझे लग रहा है वो समन्वय अब बनता हुआ दिखाई देगा। और शुभेंदु अधिकारी के तौर पर एक मजबूत और एक जमीनी नेता वेस्ट बंगाल को मिलने जा रहा है, वो एक सबसे बेहतरीन पक्ष है इस पूरे घटना का। देखिए रुद्र प्रताप जी, अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई महिला भी हो सकती है, कई नाम भारतीय जनता पार्टी से सामने आए थे, लेकिन देखिए अभी भी जो कयास लगाया जा रहा है कि जो फॉर्मूला हमने राजस्थान में देखा है, जो फॉर्मूला हमने महाराष्ट्र में देखा है, वही फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी लागू कर सकती है, यानी कि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अभी 2 राज्यों की आप बात कर रहे हैं, ये तो हमको लग रहा है कि बीजेपी के सारे लगभग राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, हर राज्यों में यही फॉर्मूला है कि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। कारण क्या है कि बीजेपी का देखें जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतरीन है। अगर मान लीजिए कुछ लोग जो होते हैं कि जैसे उस कद के नेता होते हैं कि जो मुख्यमंत्री की रेस में होते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि पद तो मुख्यमंत्री का एक ही है, सबको तो बनाया नहीं जा सकता है, तो वो कॉम्बिनेशन बैठा पाना, पार्टी के बीच में जो मतभेद की स्थिति न उत्पन्न होना, उसका उन्होंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ढूंढ लिया। जैसे आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय आडवाणी जी कद्दावर नेता थे, तो आडवाणी जी के लिए उप प्रधानमंत्री का पद जनरेट किया गया कि उनके मान सम्मान भी बचा रहे, जबकि उप प्रधानमंत्री का कोई पद होता नहीं है। अभी भी अगर हम उप मुख्यमंत्री की अब बात करते हैं तो उप मुख्यमंत्री का भी कोई ऑफिशियली पद नहीं है, उनका पोर्टफोलियो जो उनको मंत्रालय मिलेगा वही रहेगा। लेकिन एक सम्मान की बात होती है, कुछ लोगों का जो अपने अंदर के जो भाव है कि भाई हमको मंत्रालय में की जगह उप मुख्यमंत्री पद दिया गया, तो वो मैनेजमेंट बीजेपी ने पिछले 6, 7, 8, 10 सालों को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज करके रखा है कि पार्टी, संगठन और पूरी लीडरशिप के बीच जो समन्वय की जरूरत होती है वो उन्होंने स्थापित किया है। तो उसी क्रम में यहाँ पर भी आपको 2 उप मुख्यमंत्री मिलेंगे और उसमें भी एक महिला आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये सवाल जो आपने अभी पूछा है कि कयास लगाया जा रहा था महिला मुख्यमंत्री, ये बीजेपी को कहीं न कहीं देना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 21 राज्यों की सरकार है, अभी जैसे आज ही के शपथ ग्रहण में प्रताप जी, क्योंकि इस बार चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा जो सबसे ज्यादा मुद्दा उठा था वो महिला सशक्तिकरण को लेकर था, या फिर हमने देखा सदन में महिला आरक्षण बिल लाया गया, और कल भी जब अमित शाह संबोधन कर रहे थे तब भी उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा कि वो प्रायोरिटी पे रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाना काफी आसान है कि कोई महिला डिप्टी सीएम भी आ सकती है। नहीं, हमको हमारे ख्याल से नाम तो अनाउंस हो गए हैं, दोनों डिप्टी सीएम के साथ नाम अनाउंस हुए हैं, मुझे नहीं नाम ध्यान आ रहा है, उसमें एक महिला है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से बीजेपी ने अभी जो महिला आरक्षण की बात उठाई, महिलाओं के सम्मान की बात उठाई, तो आज जैसे आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि 21 राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी या बीजेपी समर्थित राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पे बैठेंगे,
तो उसमें जब महिलाओं की तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी तो बीजेपी के लिए एक सवाल या निशान उठता है। तो बीजेपी को आने वाले कुछ समय में मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे बदल करके कुछ महिला मुख्यमंत्री आपको दिखने को मिल सकती हैं। वो कौन से राज्य होंगे वो बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चीज उनको करने की जरूरत अब महसूस होगी। कारण क्या है कि आप महिला सम्मान की तो बात करते हैं, लेकिन जब मैंने क्या कहा कि जब मंच पे केवल आप आज के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे लग रहा है कि अगर रेखा गुप्ता जी जाती हैं तो वो रेखा गुप्ता जी भी पूर्ण राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है, केंद्र शासित राज्य की मुख्यमंत्री है। तो इतने बड़े कैनवास में अगर एक महिला दिखती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इन सब चीजों के मैनेजमेंट में बहुत माहिर टीम है। ये उम्मीद मुझे लगती है कि आने वाले कुछ समय में आपको कई और राज्यों में बीजेपी के महिला मुख्यमंत्री देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल रुद्र प्रताप जी, देखिए साफ तौर पे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया गया और शुभेंदु अधिकारी को सीएम पद के लिए नाम चुन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, ममता बनर्जी का रुख जिस तरीके से देखने को मिला, कितनी आक्रामक वो नजर आई, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, राज्यपाल को इस पे एक्शन लेना पड़ा। अब विपक्ष का रुख आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अब ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का सहारा लेते हुए नजर आई और देखिए अखिलेश यादव ने समर्थन भी किया है उन्हें। देखिए अंकिता जी, हम लोगों को थोड़ी सी ना देश की राजनीति को समझना पड़ेगा। देश की राजनीति व्यक्तिवाद और परिवारवाद को लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप बंगाल के चुनाव में की बात करें, बंगाल की पूरी राजनीति की बात करें, तो यही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे करीबी होते थे और सबसे मजबूत व्यक्ति हुआ करते थे। उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी? शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी में आकर के बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बंगाल के बन गए, ममता बनर्जी को उन्होंने वहां से हटा दिया। इसकी वजह क्या रही? कारण क्या है कि आप योग्यता का सम्मान नहीं करते हैं। आपको हम एग्जाम्पल से इस बात को बता रहे हैं कि मायावती जी देश की बहुत बड़ी दलित लीडर थी और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। राष्ट्रीय पार्टी को उनको दर्जा मिल गया। आज वर्तमान स्थिति उनकी पार्टी की क्या है? बसपा का एक विधायक है, वो भी एक तरह से निर्दलीय आप मानिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत आधार पर चुनाव जीते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा में उनकी स्थिति शून्य हो गई। क्यों? क्योंकि केवल वो परिवार को पोषित कर रही थी, उन्होंने अपने आगे एक नेता नहीं तैयार किया। देश को नेता की जरूरत होती है। आप कोई प्राइवेट संस्था नहीं है कि आप उसमें अंबानी जी अदानी जी के परिवार के लोग आ रहे हैं, हमको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब देश की राजनीति की बात होगी तो आपको नेतृत्व देना पड़ेगा। आप देखिए कांग्रेस की स्थिति क्यों खराब हुई। हर राज्यों में उसी से जो लोग, अब ममता बनर्जी जी पहले कांग्रेस की तो नेता थी, कांग्रेस में उनको उचित सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना करके मुख्यमंत्री बन गई। तो समझने वाली बात यह है कि वो क्वालिटी उनके अंदर थी ना कि वो पार्टी अलग बना करके मुख्यमंत्री बन सकती। शुभेंदु अधिकारी के अंदर वो काबिलियत थी ना कि बीजेपी में जाकर के इतनी मजबूत पकड़ के साथ वो मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं, सीएम योगी भी कोलकाता पहुंच चुके हैं और सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। ब्रिगेड ग्राउंड में इस भव्य समारोह का आयोजन किया गया है और इसी के साथ साथ आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं। रुद्र प्रताप जी, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा होगा, क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि बखूबी सब लोग जानते हैं और जिस तरीके से उनका पश्चिम बंगाल चुनाव में इस्तेमाल किया गया, जहां जहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया वहां वहां जीत हासिल हुई है, ज्यादातर सीटों पे जीत हासिल हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए इस बार जो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झालमुड़ी खाना और झारग्राम में जीत हासिल करना, ये सब चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं आप?
देखिए, अगर मोदी जी की आप बात करिए तो उनका नेतृत्व तो बहुत करिश्माई है और लोगों को एड्रेस करना, लोगों को कनेक्ट करना वो जानते हैं। आज से नहीं, जब से वो सक्रिय राजनीति में हैं, तब से उनको ये चीज पता होती है कि जनता को क्या चीज पसंद आता है। यही चीज बाकी नेताओं के अंदर मिसिंग है। लोगों को एड्रेस करना, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना। हमेशा आप हर चुनाव में इस चीज को आपने देखा होगा कि ये बात कही जाती है कि जो चुनावी माहौल में अंतिम चरण में जो मोदी जी के प्रचार अभियान होता है, जो चुनाव के बीच में होता है, वो पार्टी को कम से कम 1-2% वोट की बढ़त दिला लेता है, क्योंकि वो उनका करिश्माई नेतृत्व है, लोगों को उस तरीके से एड्रेस करते हैं। अब बीजेपी के साथ वो चीज एज एक और बड़ा हो गया है कि जैसे अब उनके पास 1-2 नेता और बड़े हो गए। जैसे आप आदित्यनाथ की बात किए, आदित्यनाथ की जो एक छवि है लोगों को बहुत पसंद आ रही है पूरे देश में, क्योंकि वो एक स्पष्टवादी नेता हैं। ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर की बातें घुमा करके कहते हैं, वो अपनी बात को सीधे और स्पष्ट करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की यूपी में जो बात करी गई, विकास के मॉडल की बात करी गई, करप्शन आपको यूपी में नहीं अब दिखने को मिलता है। बहुत सारे जो चेंज हुए वो पूरे देश ने देखा है। और खास करके जो सबसे बड़ी चीज है कि आपराधिक नियंत्रण के मामले में जो जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है वो बहुत क्लियर है। ये लोग पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अदर स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर भी योगी की मॉडल की मांग हो जाती है। कोई आपराधिक घटना होती है तो लोग बोलते हैं कि नहीं, योगी मॉडल अपनाया जाना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए या बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। तो ये चीज लोगों के बीच पसंद आ रही है। एक नेता की यही छवि होती है कि जो वो कह रहा है वो उसकी बातों में जमीन पर होता हुआ दिखाई दे। ये चीज योगी आदित्यनाथ के साथ दिखती है, तो लोग उनको पसंद करते हैं। और वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो वहां बहुत सारे लोग पूर्वांचल के रहते हैं। साथ में ये जो समस्या है, रोहिंग्या वाली समस्या, उससे बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं। और सम्मान है, जैसे हिंदुत्व की अगर आप बात करेंगे, आपने देखा होगा एक तस्वीर आई थी कि जहां शुभेंदु अधिकारी उनको एकदम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं मंच पे। तो ये एक जो उनकी छवि है कि एक सनातन के तौर पर, एक योगी के तौर पर और एक बहुत ही सफल मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वो तीनों चारों चीज उनके साथ जब मिलकर जाती है तो लोग उससे आकर्षित होते हैं। लोग उनको सुनने आते हैं, लोग उनको देखने आते हैं कि वो किस तरह से बोलते हैं और उनकी बातें बेबाकी से जो रखते हैं ना, वो चीज लोगों को पसंद आती है। मैंने कहा इस देश का कल्चर यही है, लोग नेता को पसंद करते हैं। नेता की जगह जब आप उसमें मैनेजर हो जाते हैं तो लोग, अब जैसे आपने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि तमिलनाडु में विजय की पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ आ जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर सबका मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन बिहार में खाता नहीं खोल पाते हैं। तो जनता को मैनेजर नहीं चाहिए, जनता को लीडर चाहिए जिसको वो अपने जैसा समझता है। कोई भी जगह पर आप देख लीजिएगा कि जो लीडर होता है उसको जनता पसंद करती अच्छा, है। रुद्र प्रताप जी, आपने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, आपने तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया। एक सवाल आ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। देखिए, साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अखिलेश यादव सामने आ रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि हम आप सब लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पिछले 9 साल सरकार में मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी आम जन को किसी भी तरीके से समस्या का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा नोएडा में कितना बड़ा मुद्दा श्रमिकों का उठा था, सरकार ने कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लिया। मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक है, उसमें योगी आदित्यनाथ एक भगवाधारी मुख्यमंत्री होते हुए कहीं पर भी धर्म के आधार पर किसी के साथ अगर अन्याय करता हुए दिखा हो पिछले 9 सालों में, तो एक जो मैनेजमेंट, मैंने क्या कहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर लोग उनको पसंद करते हैं। उनकी कार्यशैली है, वो लखनऊ में बैठ करके प्रदेश नहीं चलाते हैं। आप देखे होंगे कि वो हर महीने लगभग नोएडा आ जाते हैं या हर शहरों में उनका दौरा होता रहता है। तो ये उनकी जो छवि है, मैंने क्या कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर पर उनका नियंत्रण है, अस्पष्टवादी छवि है, ईमानदार व्यक्ति हैं। क्योंकि आज तक वो चाहे लोकसभा सांसद रहे हों या कहीं पर भी, योगी आदित्यनाथ के ऊपर करप्शन के आरोप नहीं लगते हैं, किसी के फेवर लेने के आरोप नहीं लगते हैं। तो वो उनकी जो छवि है, इसको डेंट नहीं लगा। मैंने क्या कहा, नेता की छवि जब तक डेंट नहीं होगी तब तक उसको एंटी इनकम्बेंसी में नहीं बदला जा सकता। ममता बनर्जी के ऊपर करप्शन को, अभिषेक बनर्जी को उकसाने के, आगे बढ़ाने के लिए
खास करके वहां पर रोहिंग्याओं को ला करके वोटर बनाने के लिए या वहां के लोगों के शोषण करने के लिए एक बड़ा माहौल बना था। लेकिन वो माहौल योगी आदित्यनाथ पे नहीं बनता। जब तक केजरीवाल के ऊपर करप्शन का आरोप नहीं लगा था तब तक केजरीवाल को दिल्ली से नहीं हराया जा सकता लेकिन था। रुद्र तो प्रताप जी, नेता ये पे तो जब तक विपक्ष आरोप नहीं लगेगा लगातार तब तक कहता आ उसको रहा है ना, विपक्ष तो कहता आ रहा है कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकतंत्र का उल्लंघन किया जा रहा है। नहीं, यूपी में कहा ईडी और सीबीआई का, तो यूपी में तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। यूपी में तो सिर्फ आदित्यनाथ खुद ही इस्तेमाल कर ले रहा है लोग अपनी देखिए चीजों का। यूपी में नहीं, लेकिन टीएमसी के तरफ से, आम आदमी पार्टी के तरफ मैंने से क्या कहा? तो वो विपक्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष की जो बातें हैं उस पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। वजह क्या है कि जनता ने पहले भरोसा करके आपको चुना है, ठीक है। जब उसने आपका चुनाव कर लिया तब आप अगर उसमें कमी निकालेंगे, अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे, तो दोबारा जनता क्यों चांस देगी? 3 बार ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री उसी जनता ने चुना था ना। तो उसके बाद वो लोग खुद महसूस कर रहे हैं। हम लोग वेस्ट बंगाल में जाकर के नई चीजों को देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो लोग जानने वाले हैं, जो लोग रहते हैं वहीं के लोग हैं, दिल्ली आकर के बस गए हैं, तो वो इस बात को कहते हैं कि टीएमसी के लोगों ने उनकी जमीनें हथिया ली, उनके मकानों पे कब्जा कर लिया, वो छोड़ते ही नहीं है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो ये बात कौन कह रहा है? वहां के लोग कह रहे हैं। ये बात आप यूपी में किसी से कहलवाइए कि बीजेपी का कार्यकर्ता किसी की जमीन हथिया लिया हो, तो ये चीज नहीं होते हुए दिखती है। तो जब नहीं होते दिखती है तो आम जनमानस में उस चीज की बातें नहीं जाती हैं, वो सरकार के खिलाफ नहीं होता। मैंने क्या कहा कि यहाँ ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है, चले लेकिन ईडी कोई एक लोकतंत्र को मुस्लिम साइड में रख देते हैं रुद्र प्रताप जी, एसआईआर के मुद्दे पे आ जाते हैं। एसआईआर हमने देखा कि एसआईआर का मुद्दा पश्चिम बंगाल में कितना जोरों शोरों से उठा, बिहार में भी उठते नजर आया था, राहुल गांधी ने रैली भी की थी इसको लेकर। और अब जो एसआईआर का असर दिखने को मिल रहा है, अब विपक्ष लगातार आक्रामक मोड में नजर आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया को? क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा कि जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है वो संवैधानिक तरीके से चल रही है। यूपी में हम लोगों का एसआईआर हुआ, किसके अंदर कहां पे गलती पाई गई, कोई आके बताए। जब बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में एसआईआर पे चर्चा हुई थी, बंगाल के तो एसआईआर पे ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई, केवल ममता जी बोल रही थी। उसमें तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी केवल पूरा चुनाव एसआईआर पे लड़ गए थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और उन्होंने बोला कि आप लाइए जिनके नाम कटे हैं उनको लेकर के आइए, तो कोई गया? सुप्रीम कोर्ट नहीं गया ना। तो सवाल ये है कि मैंने क्या कहा, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको सच्चाई के साथ जाना पड़ेगा। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाकर आप नहीं बच पाएंगे। जैसे अब ईवीएम की बात थी, तो ईवीएम खराब है या ईवीएम में गलत हो रहा है, ये सब बातें लोग सुनते सुनते थक चुके हैं। ये बड़ी लंबी बात हो गई, बड़ी लंबी बहस हो गई। प्रताप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पश्चिम बंगाल को उसका नया सीएम मिल चुका है और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण भी कर लेंगे शुभेंदु अधिकारी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।